हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड 2021 का हम हिस्ट्री का पेपर देखने जा रहे हैं पीवाईक्यू की नज़र में। तो कुछ बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि सर 1 जनवरी से आप डिटेल एनालिसिस लेकर के आइए। तो डिटेल एनालिसिस की वीडियो जो है हमने अपलोड कर दी है। अभी इंटरनेट इशू की वजह से ये वीडियो लेट हो गई, तो आप लोग परेशान मत होना। और ये निरंतर वीडियो आएंगी और कल हम ज्योग्राफी का भी डाल देंगे पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस। तो ये वीडियो जो है आप लोग देखते रहिएगा। और थोड़ा सा जो है मुझे, जैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा तो मुझे अनुभव नहीं है पढ़ाने का कि मैं 10-20 साल एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। अभी मैं नया नया मतलब पढ़ाने पे आया हूँ। बाकी मुझे मेंटरशिप का अनुभव ठीक ठाक है। तो मैं पढ़ाने में हो सकता है, क्योंकि वन वे कनेक्शन होता है, आप लोग सामने कहीं है तो मतलब सामने अगर क्लास में हो तो पढ़ाने में अच्छा लगे। अब यहाँ क्या होता है, कंप्यूटर के सामने 1.5-2 घंटे पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मुझे अभी इतना अनुभव नहीं है कि 1.5-3-4 घंटे में इकट्ठे जो है बैठ करके पढ़ा पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से बताऊँ। बाकी आपको कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा। और डिटेल एनालिसिस की वीडियो डाल दी गई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देख सकते हैं उसको। और जो भी उसमें कमियाँ हों तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें आलोचना अच्छी लगती है सुनने में, ठीक है, क्योंकि आलोचना से व्यक्ति सुधार करता है। तो खैर चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीवाईक्यू की नज़र में क्या कर रहे थे कि सिलेबस देखते हैं। पहले तो हमने प्री का सिलेबस देखा, तो प्री का सिलेबस हमें डिफाइन नहीं है। तो हमने अभी तक के पीवाईक्यू से ये अनुभव करके निकाला, या पीवाईक्यू से एनालिसिस करके ये देखा कि यूपीएससी मेंस के सिलेबस से प्रश्न बना रहा है। तो हमें मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए, अर्थात प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। पूरा सिलेबस दोनों का एक साथ मिला के पढ़ना चाहिए और प्री के प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो हम लोग देखिए बार बार सिलेबस को प्रैक्टिस के थ्रू लगाते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ जीएस फर्स्ट पेपर है मेंस का, तो मेंस के प्रश्नों को हम डिटेल से देखेंगे और इन्हीं से यूपीएससी ने प्री के प्रश्न बनाए। तो आप जब प्री के प्रश्न देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बात तो है कि जो मेंस में जो सिलेबस है उसी में प्री उठा करके प्रश्न यूपीएससी पूछ रहा है। प्री में डिफाइन नहीं है तो हम कैसे तैयारी करेंगे। तो मेंस में दिया हुआ है, तो इसका मतलब अभी तक के अनुभव से हमें, मतलब पीवाईक्यू देखने के बाद हमें ये पता चल गया कि यूपीएससी मेंस के सिलेबस से प्री के प्रश्न बना रहा है, ठीक है। हालांकि मेंस का भी बहुत ज़्यादा डिफाइंड सिलेबस नहीं है, लेकिन इतना डिफाइन है। और पीवाईक्यू है हमारे पास, पीवाईक्यू है और सिलेबस है, तो दोनों को मिला के अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी ठीक ठाक हो जाती है। कि हम अगर 15 क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं तो हम 15 के साथ साथ 15 क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन तो अच्छे से, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जिसकी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रुचि है तो वो 12 तक भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो जीएस फर्स्ट में जैसे भारतीय विरासत और संस्कृति, यही हमको पढ़ना है। विश्व का इतिहास हमें पढ़ना नहीं है, तो विश्व का 5 नंबर टॉपिक है, तो इसको हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो इसको काट दीजिए आप लोग, ठीक। हम सिर्फ 4 पॉइंटों को देखेंगे। तो इसको मैंने जो है एलिब्रेट कर रखा है, ठीक है, अच्छे से। मैंने ये डिटेल एनालिसिस की पहली वीडियो में मैंने 2011 का जो अभी अपलोड किया है उसमें आप देख सकते हो, ठीक। बहुत अच्छे से किया। अब यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा आप लोगों को, क्योंकि आप चाहो तो उसको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप पॉज करके इसको थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि गला भी दर्द कर रहा है आज। तो इसको पॉज करके आप देखोगे, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो आधुनिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पूछता है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, आधुनिक भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, सॉरी महत्वपूर्ण घटनाएं। तो महत्वपूर्ण घटनाएं ये देखिए दी हुई हैं, ठीक है। प्लासी का युद्ध, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, 1905 में बाल गंगाधर तिलक। तो ये घटनाएं जो मुख्य दी हैं, इनके बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत छांट छांट के इनको लिखा है। फिर इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के चरण, प्रारंभिक चरण कहाँ से कहाँ तक है, 1857 से 85 का। ये स्वतंत्रता के लिए संग्राम, मतलब युद्ध हुए हैं स्वतंत्रता के लिए, तो उसके कई चरण हैं। तो पहला चरण जो था उसमें 1857 से 1885 का चरण, हमने इतिहास को पढ़ने के संदर्भ में इसको क्या कर रखा है, बांट रखा है। फिर सेकंड क्या, मध्यम चरण 1885 से 1919। फिर तीसरा उग्र चरण 1919 से 1935। फिर इसके बाद अंतिम चरण आपके 1935 से 1947, ठीक। तो हमको परेशान नहीं होना है, ऐसे ही हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और योगदान, अब ये क्या है, अब हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में क्या दिया हुआ है, आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, ठीक। फिर इसके स्वतंत्रता संग्राम में भी यही चीज़, विभिन्न चरण, तो चरण हमने बता दिया आपको। देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, ठीक। यहाँ पर देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई, देखिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनका योगदान। तो अलग अलग जगह से जो थे, जैसे महात्मा गांधी, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। जब आप मेंस का, जब मैं सिलेबस अच्छे से कराऊंगा, ये तो मेंस का सिलेबस है, अब प्री में हमको यूज करना है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा इलेबरेट किया कि थोड़ा सा इलेबरेट करके हमको पढ़ना है और प्री में पीवाईक्यू देखना है प्री के। जब मेंस का जब हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाएंगे, अभी तो चला ही रहे हैं, मतलब आंसर राइटिंग प्रोग्राम, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इन्हीं के लिए, जैसे महात्मा गांधी के बारे में, तो इनके बारे में बढ़िया से जो है 50-50 शब्द में आपको बढ़िया से जो है शब्दावली दे दूंगा। तो बस उनको भूमिका के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कहीं पर कंटेंट की कमी लग रही तो आप उनको उठाइए, सिलेबस के पॉइंटों को, क्योंकि यूपीएससी सिलेबस के पॉइंट से ही प्रश्न बनाता है, आपको मैं दिखाऊंगा। और मेंस के प्रश्न मैंने कराई हैं, आगे 1040 प्रश्न को मेंस 2026 के पहले कराने, आप बिल्कुल परेशान मत होना, जुड़े रहिए हमसे। और ये प्रश्न बहुत जल्दी हम करा भी देंगे मेंस से पहले। अभी क्या कि प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है हिंदी माध्यम का, तो कोशिश हमें करनी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हिंदी माध्यम के प्रवेश करें। कहाँ, प्री में, और प्री पास करें और मेंस दें ज़्यादा, क्योंकि संख्या मेंस में जो है
मेंस में लगभग 400-500 लड़के ही अटेम्प्ट कर पाते हैं मेंस का प्री पास करके। तो उससे क्या हो रहा है कि हम सिलेक्शन हो पाता 10-20 का। तो इससे क्या हो रहा है कि जो है कम से कम हमें 2010 के आसपास, जब हम 2011-12 का रिजल्ट आप उठाओगे 10-11 का, तो वहाँ पर लगभग 45% के आसपास हिंदी माध्यम का रिजल्ट था। अब आप देख लीजिए कि इतना कम हो गया, कुछ कहने को नहीं। खैर चलते हैं हम सीधे। अब क्या है कि इधर उधर की बात ना करते हुए सिलेबस हमको अच्छे से देखना ही देखना है, तो आप अच्छे से देखिए उसको। बाकी हमने वहाँ पर अच्छे से डिस्कशन कर रखा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंपल है क्योंकि ये पीवाईक्यू की नज़र है। इसमें हमारा मेन फोकस क्या रहता है, थीम बताना। ठीक, तो थीम बताना है और प्रकृति में बता देता हूँ इसमें, लेकिन डिटेल एनालिसिस में हम ज़्यादा अच्छे से प्रकृति बताते हैं। हमने डिटेल एनालिसिस में बहुत अच्छे से बताया है, आप चाहो तो डिटेल एनालिसिस देख सकते हो। ठीक है, तो 2023, 2024 और 2025 के ही पेपर को हमने 3 साल का ट्रेल एनालिसिस किया अच्छे से। बाकी 2011 से लेकर 2025 तक के एक एक प्रश्न हिस्ट्री के हों चाहे जिसके प्रश्न हो, एक एक प्रश्न का बहुत अच्छे से एनालिसिस कराऊंगा। अभी तो 2011 किया है, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, बाकी हमने ट्रेल एनालिसिस प्रकृति, भाई हमें देखना कैसे है कि जैसे मान लो कि 2011 का प्रश्न है, 2011 के प्रश्न को 2023 के प्रश्न से तुलना करेंगे, 2024 के प्रश्न से तुलना करेंगे, 2025 के प्रश्न, क्योंकि ये 3 साल के पेपर हमें बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ये 3 साल में हमारा ट्रेंड बहुत तगड़ा, बहुत तीव्र गति से चेंज हुआ है। ठीक है, उससे पहले तो काफ़ी हद तक मैच करता था। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे, फिर यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ फोकस थीम बताना है। तो थीम आपको अभी 2025 तक का ये पीवाईक्यू की नजर हो जाए तो हम थीम की एक अलग जो है पीडीएफ आपको बना के दे देंगे, जिससे क्या होगा कि आप उनके, जैसे मान लो कि मैं बौद्ध जैन के बारे में बता दूंगा, तो बौद्ध जैन के बारे में हर साल प्रश्न पूछा जाता है, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से इनसे दोबारा प्रश्न रिपीट होगा तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो हमको थीम अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब हम चलते हैं सीधे किस पे, प्रश्नों पर। तो इनमें से कौन से सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। अब बेथून फीमेल स्कूल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर हम यही तो बताते हैं, यहाँ पर हम आंसर नहीं बताएंगे, हम आपको केवल ये बताएंगे कि आपको बेथून फीमेल स्कूल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से प्रश्न रिपीट करेगा। ठीक, तो आपको ये पढ़ना है। ठीक, हिंदू फीमेल स्कूल, इसके बारे में भी आपको देखना है। और यहाँ पर एनी बेसेंट, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं ना, तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में ये सब हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र टैगोर, सरोजिनी नायडू। अब यही तो प्रश्न बनाते हैं, अब इन्हीं के बारे में आपको 10-10, 5-5 शब्द में जानना है। मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्री के लेवल पे फैक्ट पूछा जाए तो थोड़ा सा जानकारी रहती। फिर देखिए कॉन्सेप्ट पे पूछ लिए, मध्यकालीन, हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन प्राचीन भारत मैंने बता रखा है वहाँ पर डिटेल एनालिसिस में, और आधुनिक भारत से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, प्लस आपके आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, बाकी मध्यकाल से इक्का दुक्का प्रश्न पूछे गए, तो आप एनसीईआरटी के सतीश चंद्रा बुक अगर कवर कर लेते हो तो आपका अगर आएगा प्रश्न तो इसी से हो जाएगा, नहीं आएगा तो आपका नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं होगा। ठीक है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। अब परगना, सरकार, सूबा, सूबा, सरकार, परगना, सरकार, परगना, सूबा, परगना, सूबा, सरकार। अब ये क्या होते हैं, सूबा बड़ा होता है कि परगना बड़ा होता है कि सरकार बड़ा होता है। ठीक है, कि सरकार बड़ा होता है कि पूना बड़ा, सूबा बड़ा होता है कि परगना बड़ा होता है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, ये तो सिंपल प्रश्न है। अब आपको पता होगा तो आप कर लोगे, तो इनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, मध्यकालीन की जो भी सिंपल, मध्यकालीन में ऐसा नहीं कि फैक्ट पूछ लेता है, सिंपल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप मेंस के सिलेबस में कि हमको भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ठीक है, इन्हीं के बीच में थोड़ी बहुत राजनीतिक इतिहास के बारे में पूछ लेते हैं, सांस्कृतिक इतिहास के बारे में तो पूछते हैं, वो तो खैर दिया ही हुआ है। सामाजिक इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, बाकी उनका मेन फोकस आपका सांस्कृतिक इतिहास के बारे में ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं, बाकी उनका ज़्यादा फोकस किस में रहता है, सांस्कृतिक इतिहास में, आर्ट एंड कल्चर पे। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि सिलेबस में बार बार दिया, प्रीलिम्स में तो डिफाइन ही नहीं है, तो हम प्रीलिम्स की वैसे भी नहीं चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया हुआ है, इन्हीं से प्रश्न मतलब पूछेगा, बाकी पूछ किससे रहा है अलग अलग आप खुद ही देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न हो गए दो, इनके बारे में। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पर, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश। अब चतुर्थांश का मतलब क्या है, 17वीं शताब्दी, इसका मतलब 1600 ईस्वी, 1625 के आसपास की बात कर रहा है। पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित भाई सदी को या शताब्दी को आप 4 भागों में बांटोगे, मतलब 100 साल को, बेसिक बता रहा हूँ, इसको 4 साल में बांटोगे तो 25-25 वर्ष के 4 साल हो गए। ठीक है, इसी तरह से तो पहले चतुर्थांश तो 17वीं शताब्दी बोल रहा है, इसका मतलब 1625 की बात कर रहा है। ठीक है, से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित था, भरूच में, चिकाकोल में या त्रिचिनापोली में। ठीक, अब इनमें से कहाँ पर स्थापित था, तो आप इसको जो है आपको अच्छे से देखना है। आप आधुनिक भारत इतिहास पढ़ोगे तो ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक, अब आप इन्हें देखोगे तो आराम से ये कर लोगे, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। फिर देखिए, अब ऐतिहासिक स्थान यूपीएससी बहुत पूछता है, कोई शब्द चर्चा में है तो यूपीएससी शब्द पूछता है। ठीक है, आपको मध्यकालीन व्यवस्था में देख लेता है कि सेना के
सेना से संबंधित या सैनिक से संबंधित कोई शब्द आ गया तो, सम्राट से संबंधित कोई शब्द आ गया तो उसको पूछ लेता है। देखो यहाँ बुर्जोम, चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर, ये ख्याति के कारण इनका मतलब ऐतिहासिक स्थान, इनका फेमस होने का कारण बताना कि सैलकत देव मंदिर, टेराकोटा कला, ताम्र कलाकृतियाँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आंसर तो आप जान लोगे, आंसर ना मैं बताऊंगा, आपको जानना है तो जान लोगे, आप कहीं से भी खोज करके आंसर जान लो। लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है कि बुर्जोम के बारे में देखना है, बुर्जोम क्या था, चंद्रकेतुगढ़ क्या था, गणेश्वर क्या है, फिर सैलकत देव मंदिर क्या है, टेराकोटा कला क्या है और ताम्र कलाकृतियाँ क्या है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। अब क्या होगा कि अगली बार यूपीएससी क्या करेगा कि इन्हीं को उठा करके प्रश्न बना देगा। यूपीएससी का प्रश्न बनाना और जो आप क्लास में या टेस्ट सीरीज देते हो उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपको केवल ये क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप पढ़ोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आगे देखिए गुप्त वंश। देखिए प्राचीन भारत के गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का काल है, हर्षवर्धन के काल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहीं पर इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। मगध के गुप्त का, थानेश्वर के पुष्यभूत का, देवगिरी के यादव का, मालवों के परमार का, कन्नौज के मौखरी का, वल्लभी के मैत्रक का। अब ये छैयों के बारे में आपको 1 2 3 4 5 6 इनको बारे में अच्छे से आपको सर्च करना है, या किताब आप अपने पास रखो। मैंने आपको बताया कि आप अपने बगल में किताब रखिए, ठीक है, उससे सवाल बन जाते हैं। मतलब किताब रखोगे तो उससे आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। आपको मोबाइल में पढ़ने से बचा करिए। और चैट जीपीटी और ये जब गूगल मैप वगैरह का इस्तेमाल, चैट जीपीटी और जेमिनी वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो बहुत सावधानी पूर्वक करना। मैं आज जो है इस्तेमाल कर रहा था सुबह, तो मैंने कई बार इनकी गलतियां देखी। मतलब एक जगह नहीं, इतना जो है अपने तरफ से ज्ञान देने लगते हैं कि आधी से ज़्यादा जानकारी इनकी गलत होती है। तो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं कि इस्तेमाल मत करिए, इस्तेमाल करिए, वो आपके फ़ायदे के लिए है, लेकिन दिमाग से और थोड़ा सा जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी जो सोचने समझने की शक्ति वो भी कमज़ोर होती है। आप अपने मन से क्वेश्चन के बारे में सोचना और सर्च करके पढ़ लेना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो बुक से सर्च करके थोड़ा सा कोशिश किया करिए कि पढ़ें, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, दिमाग चलता है। बाकी जब नहीं मिल रहा है तो फिर भाई हमारे पास सुविधा है, गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है, तो इस्तेमाल करने के लिए ही बनी है, तो इस्तेमाल करिए, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचिए। ठीक, फिर आप निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। धौलावीरा था कि राखीगढ़ी था, कालीगंगा था कि रोपड़ था। चारों जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। अब इनके बारे में, हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से पढ़िए, इनके स्थलों के बारे में पढ़िए, फिर इस कथन को करिए आकर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको अच्छे से कथनों को देखोगे, इनके स्थलों को जरूर, हड़प्पा स्थल से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता संबंधित जितने भी स्थल हैं उनके बारे में, उनके प्रसिद्धि के बारे में, कि कहाँ पर क्या चीज़ फेमस थी, क्या चीज़ प्रसिद्ध थी, उनके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पुर्तगाली लेखक नूनीज। अब यूपीएससी आजकल ये प्रश्न बहुत पूछ रहा है, जैसे फायान के बारे में पूछा, तो इसका मतलब आपसे क्या करता है, अपेक्षा करता है वो कि आप जो है, जैसे मैंने चीनी यात्री के बारे में पूछा, तो आपसे अगली बार अपेक्षा रखता है कि जितने भी यात्री आए भारत में उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे क्या सिंपल जानकारी। देखिए इनमें से क्या है कि नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में करती थी। नूनीज ने क्या महिलाओं के बारे में कहा विजयनगर साम्राज्य की महिलाओं के लिए, तो सिंपल जानकारी है। तो ये तो आपने नॉर्मल पढ़ा, तो ये तो एक फैक्ट टाइप का, आप आराम से इनमें से कर सकते हो। कुश्ती करती थी कि लेखाकरण करती थी कि ज्योतिष शास्त्र में निपुण थी कि भविष्यवाणी में निपुण थी, किसमें थी। ठीक है, तो इनके बारे में आपको अच्छे से देखना। फिर आपको देखिए मिताक्षरा और दाय भात, यहाँ पर लिखा होगा दाय भाग, ये इसके बारे में आपको अच्छे से देखना है। फिर ये प्रश्न करिए कि तुम मिताक्षरा को अच्छे से पहले पढ़ो, फिर उसके बाद दाय भाग को पढ़ो, ये किसके बारे में बताता है। जब आप इसके बारे में देख लोगे तो ये प्रश्न आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही देखना है कि मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। अब ये क्या था, इसमें कॉमन सेंस भी कहीं कहीं लगता है, लेकिन पहले जब आपका नॉलेज अच्छा होगा। अभी हम कॉमन सेंस ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको डिटेल एनालिसिस में हम बताएंगे, डिटेल एनालिसिस में ये चीज़ें सब बता रखी हैं। मतलब आज मैंने डाला तो कुछ चीज़ें जहाँ पर लग रही है कॉमन सेंस वहाँ हम बता रहे हैं। तो पहले आपको बेसिक नॉलेज में जाना है, ज़्यादा कॉमन सेंस एलिमिनेशन के चक्कर में पड़े तो आप नॉलेज अपना गेन बढ़ा नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए पहले आपको नॉलेज अच्छे से गेन कर लेना है, फिर उसके बाद कॉमन सेंस लगेगा। कॉमन सेंस तभी लगेगा जब आपके पास पहले से आपने नॉलेज ले रखा होगा, पढ़ाई अच्छे से कर रखी होगी। फिर मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। ठीक है, इनमें से अब ये क्या सही है हम यहाँ पर आंसर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये डिटेल एनालिसिस में अच्छे से बताऊंगा, आप लोग परेशान मत होना। लेकिन यहाँ पर केवल आपको ये बताना है कि इनके बारे में दो बारे में पढ़ना है। अगली बार हो सकता है मिताक्षरा के बारे में फिर से पूछ ले, तो आपको मिताक्षरा दाय भाग के बारे में ही पूरे क्वेश्चन का मतलब यहीं पर है।
ये प्राचीन भारत का है, तो प्राचीन भारत से यूपीएससी बार बार सवाल बनाता है, तो घुमा के अगर पूछ लेगा तो फिर क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर। अब ये 64 योगिनी मंदिर क्यों है? कहा जाता है कि इसमें जो है 64 जो है 64 जो है क्या बने हुए, एक मंदिर बना हुआ है, ऐसे मंदिर बना गोल गोल, इसमें 64 योगिनी की मूर्तियां लगी हैं ऐसे गोल गोल, यहाँ पर एक योगिनी, यहाँ पर योगिनी, आप देख लीजिए सर्च करके इस तरह से। और ये एक तरीके से जो हमारा पार्लियामेंट जैसे बना है, सेम पार्लियामेंट की तरह ही बना हुआ है, और पार्लियामेंट की जो संरचना है वो यहीं से ली गई है, बताया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको बारे में पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। अब देखिए इसके सिंपल, आप इस प्रश्न को कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। अब जैसे आपको नहीं पता लेकिन आप 64 योगिनी के बारे में थोड़ा जानते हो, तो आप क्या करोगे, ये कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ठीक है, अभी मैंने बताया वृत्ताकार है तो हो सकता है, लेकिन हम कच्छप घात राजवंश के बारे में है तो यूपीएससी से कथन देता तो हम मान लेते हैं कि हो सकता है कि सही हो। ठीक, फिर यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। मंदिर बहुत होते हैं, वृत्ताकार ही तो बनते हैं मंदिर ज़्यादातर, आप उत्तर भारत में देखोगे गोल मंदिर ही बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर तो बिल्कुल गलत हो सकता है। अब ऐसे कथन आप जब पढ़ोगे बार बार तब ये पकड़ में आ जाएंगे। अब ये ना सोचना कि एकमात्र बोल दिया तो इसको इसी आधार पर हम गलत कर लेंगे। ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि यूपीएससी अब खेलने लगा, 2021 का पेपर है इसलिए तो को लग रहा है 2025-24 के प्रश्न में आप इस तरह के एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, फेल हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आकर यही ज्ञान दे रहे हैं ना कि एलिमिनेशन ऐसे लगता है, इनके चक्कर में पढ़ना भी नहीं। जो आजकल नए नए मेंटर जो आ रहे हैं ना ज्ञान देने के लिए, तो मेंटर से भी बच के रहे ना। वो बताते हैं, अपना रिजल्ट लगा देते हैं कि हम इतने बार ये दे चुके हैं, वो दे चुके हैं इंटर। अरे भाई दे चुके हो तो इसके भरोसे, पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में अंतर है भाई। आप इंटरव्यू दे चुके हो लेकिन आपके पास पढ़ाने की कला नहीं है तो आप फेल हो। तो आप यूपीएससी का इंटरव्यू दो, मैं उसके लिए आपका सम्मान है, आपने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, मेंस दिया, लेकिन आप जो चीज़ पढ़ के समझा नहीं सकते तो फिर वो उन बच्चों को फ़ायदा नहीं मिलेगा ना। अब अपना रिजल्ट तो अलग बात है, खैर वो चीज़ें छोड़िए। यहाँ पर देखते हैं, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। हमें नहीं पता कि वैष्णव पूजा होती थी कि शैव की पूजा होती थी, हमें इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, फिर हम चौथा देखते हैं, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि मैंने भी बताया ये चीज़, तो 4 बिल्कुल सही है। तो देखिए जहाँ पर पहले हमने 2 को हटाया, तो 2 कहाँ कहाँ है, 2 कटा, 2 के बारे में तो एकमात्र बोल दिया ना, एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तो मंदिर तो बहुत होते हैं, वृत्ताकारी लगभग बनते, तो एकमात्र बोलना है तो एकमात्र तो नहीं है, लेकिन गोल के साथ साथ ये संसद भवन से प्रेरित था, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा लॉजिक लगता है। तो ये 2 के आधार पर हमने काटा, तो 2 के आधार पर सब कट गया, तो 1 4 ऐसे आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इसलिए हमको ऐसे करना है क्वेश्चनों को, बाकी हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, आंसर यहाँ बताने नहीं जा रहे। ये क्वेश्चन ऐसा था कि बताना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर एक एज ए मेंटर के थ्रू मैं आपको गाइड कर दूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली एक स्थान था, ये किस लिए फेमस था, किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, मैं तो इसके बारे में आपको अच्छे से यही बता दूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है जनगण मनगण गाने को अनुवाद किया था। ठीक है, अनुवाद किया था, अंग्रेजी अनुवाद किया था उसके बारे में। तो ये आंध्र प्रदेश में इसीलिए जाना जाता है, तो इसका आंसर सी होगा, लेकिन ये आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको। मदनपल्ली के बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना जान लो। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया, पट्टाभी सीतारामैया और मैडम ब्लावस्की और कर्नल अल्काट के बारे में आपको पढ़ना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में पूछे जा सकते हैं। तो फिर घुमा के यूपीएससी इन्हीं जो है ऑप्शन को घुमा के यूपीएससी फिर से पूछ सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा मदनपल्ली के बारे में आपको जानना है, आप इन चारों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। अब देखिए संत फ्रांसिस जेवियर, इनके बारे में थोड़ा देख लो। जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्य थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई, या उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, इसके बारे में थोड़ा देख लो। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। ऐसे प्रश्न चर्चा में थोड़े रहते न्यूज में, तो पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा देखते रहा करो। ठीक है, इसको देखना। फिर हम चलते हैं। देखिए ये सिंपल प्रश्न है, आपको आता ही होगा, इसको पढ़ लीजिए पॉज करके, इसका आंसर ढूंढिए, और ये आपको पढ़ना चाहिए। 1919 का जो अधिनियम था, फिर 1919 का अधिनियम था, मार्ले मिंटो, मार्ले मॉन्टेग्यू, जेम्स फोर्ड, है ना। 1919 को क्या कहते हैं, जेम्स फोर्ड, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड, और ये 19 को मार्ले मिंटो, और 1935 ये मुख्य अधिनियम, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तो इनको रोक करके आप अच्छे से पढ़ना। आगे चलते हैं हम। फिर अगस्त, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942, मैंने डिटेल एनालिसिस में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अच्छे से बताया, आप इसको जा करके देख लीजिए। अगस्त क्रांति के बारे में भी बताया, तो इसको भी देख लीजिए, डिटेल एनालिसिस में देख लीजिए जा करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये उसी से संबंधित था, इसलिए यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के बारे में द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। ठीक, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब इसमें से क्या सही है क्या नहीं सही है वो आप अपने स्तर से तय करिए। बाकी आपको 8 अगस्त 1942 के बारे में देखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानना है, अगस्त क्रांति के बारे में जानना है, ये क्या है,
आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो भी हो मुझे आप कमेंट करके बताना। बाकी आगे चलते हैं हम 14 नंबर प्रश्न। अब ये देखिए शब्दावली यूपीएससी पूछता है, प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? क्या जैन साधु थे, मंदिर वास्तुकार थे, नाटककार थे कि दार्शनिक थे? इन चारों के बारे में देख लेना है, इनको थोड़ा देख लेना, भभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर के बारे में, ठीक। फिर इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित, अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? ये आपके गांधी जी के बारे में है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में है? सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन के बारे में आपको देखना है। बाकी आप महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा देखिए, गांधी जी के बारे में देखिए, जवाहरलाल नेहरू समझ, आपको एक तरीके से आधुनिक भारत अच्छे से पढ़ना है, ठीक, गांधी जी को केंद्र में रखते हुए। फिर यूनिसेफ आपको पता ही है, यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस घोषित किया गया, पता नहीं हमें, ठीक है। मतलब ये कॉमन सेंस के प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ना। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी है कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। ये थोड़े से करंट बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, तो इनसे यूपीएससी प्रश्न बना देता है आर्ट एंड कल्चर को देखते हुए, तो इसको ध्यान में रखना है। अगर करंट का कोई विषय से बनता है तो उसमें कवर करा दिया जाएगा। बाकी आर्ट एंड कल्चर की वीडियो 3 महीने की करंट अफेयर की सर ने आपको पढ़ाई है, अप्रैल, मई और जून, आप उनमें देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको आर्ट एंड कल्चर के वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको पूरे साल का करंट अफेयर कवर कराया जाएगा, परेशान मत होना। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हैदराबाद राज्य से अर्काट के निजामत का उदय, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है कि हैदराबाद राज्य का स्थापना कैसे हुई, मतलब राज्य से अर्काट की निजामत का उदय मतलब कैसे हुआ, हैदराबाद विजयनगर साम्राज्य से मैसूर की स्थापना हुई थी क्या, फिर रुहेलखंड का कैसे, ये सब चीज़ों के बारे में, राज्यों के बारे में अच्छे से देखना, हैदराबाद, विजयनगर, रुहेलखंड, ठीक। ये आंसर तो आप देख ही लोगे। जब आप देखिए यहाँ पर बेसिक नॉलेज आपका अच्छे से कवर कराना है, थीम बताना है, प्रकृति बतानी है, ये सब चीज़ें फोकस है। तो आपका मेन फोकस ये है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, चीज़ों को कवर करना है। फिर आगे हम चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता गुफाएं भगोरा नदी की घाटी से स्थित है। ऐसे ही पूछता है, कोई महत्वपूर्ण स्थल है उसके बगल से कोई नदी गई है, उसको यूपीएससी बहुत ध्यान रखता है। सांची का स्तूप चंबल नदी घाटी में स्थित है। पांडु लेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, इसको भी थोड़ा देखना अच्छे से। सारे स्थल हैं, इनके बारे में देखना है आपको, मैप में ऐतिहासिक मैप निकालो, देखो किस नदी के किनारे स्थित है और तुरंत वहीं पर साइड में नोट कर लो। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, परेशान मत होना। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं किसके लिए? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के लिए, आंदोलन के नेता के रूप में, 1946 के अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, संविधान सभा प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। इनमें से किसके बारे में ये जाने जाते हैं? तो इनके बारे में आपको अच्छे से याद पढ़ना है, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो के बारे में। तीनों को देखो किस लिए फेमस थे, ठीक है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में था, ठीक है। तो ये आपको महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में पढ़ना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं आखिरी प्रश्न, 20 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, तो ये इसकी प्रवृत्ति जो है 15 से 20 क्वेश्चन की रहती है। और एक वर्ष अभी 2018-19 में मैंने लगभग 28 प्रश्न भी कराए हैं, तो यूपीएससी 28 तक प्रश्न भी पूछ चुका है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, इसको अच्छे से इतिहास को पढ़ना है, काफ़ी अच्छे प्रश्न इससे आते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में देखिए ये आपका मध्यकाल से आ गया, एक प्रश्न आए उतनी देर में 2 या 1 प्रश्न आए, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं। अगर ये मान चलो 15 के ऊपर प्रश्न पूछ रहा है तो फिर मान के चलो 2 या 3 प्रश्न मध्यकाल से जरूर डालेगा। अगर 15 के नीचे पूछ रहा है, अभी तक के जितने एनालिसिस करने से पता चला, अगर 15 के नीचे पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि प्राचीन और मॉडर्न से जरूर पूछेगा, ठीक है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देव राय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था। अब इनमें से क्या सही है, इसके बारे में आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है। वास्को डिगामा के बारे में देखना है कि पहले आया तो कहाँ आया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा तुलना करके देखना है कि जैसे एक राज्य यहाँ पर मान लो कोई राज्य है, ठीक है, अब उसी समय कोई और पैरेलल घटना दूसरे राज्य में हो रही तो दोनों को इंटरलिंक करके, ये यूपीएससी की खूबी रहेगी, यूपीएससी ऐसे प्रश्न बहुत बनाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप तैयारी करोगे इंटरलिंक करके तो आपका प्री आराम से निकल जाएगा। और भयभीत नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, निरंतरता पढ़ाई में रखनी है। और घबराइए मत दोस्तों, सिलेक्शन होगा, कौन कहता नहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। तो सिलेक्शन होगा, बिल्कुल परेशान मत होना, जद्दोजहद से लगे रहिए, जिद अपने अंदर पालिए, क्योंकि सफलता इतनी आसान नहीं होती है, जिद पालोगे तो सफलता आराम से मिलेगी, ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।